हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग DEGC 132 दैट इज सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, देखो अगर हम एक बार पेपर की तरफ देखें ना तो ये 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का है। और इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्स्ट। और इसमें काफी सारी पोम्स वगैरह होती हैं या फिर राइटिंग्स होती हैं। तो ये जो है ना, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी आपको गेस पेपर दे रहा है या प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस दे रहा है तो आपको ये नहीं बता सकता कि ये रेफर टू कॉन्टेक्स्ट में क्या क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती कि क्या आएगा, लेकिन जो आप लोग का सेकंड क्वेश्चन से आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। ऑलराइट, आपको इन टोटल इस पेपर में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, तो क्वेश्चन 1 हो गया, तो इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ऑलराइट, तो हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में करवाने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस देखेंगे और जो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी सेम वही आपको आंसर लिखना है। ऑलराइट, पहला टॉपिक आपका आ जाता है भक्ति एंड सूफी पोएट्री। काफी कॉमन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है ना वो यही आते हैं कि एक आता है सिमिलैरिटीज क्या है भक्ति और सूफी पोएट्रीज में, ठीक है। एक आता है कि सिग्निफिकेंस बताओ कि भक्ति मूवमेंट की। एक आ जाता है वही सिमिलैरिटीज वगैरह, देखो सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर एक आता है शिशिर कुमार दास के कोई कंसेप्ट बताने पर, ठीक है, कि मैड लवर वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था वो बताओ। फिर रेकनिंग इमेज ऑफ द मैड लवर, देखो मैड लवर पे बहुत बार क्वेश्चन देखा है मैंने, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति इन हिंदुइज्म, व्हाट इज काफी, ये सारे जो है इसी टॉपिक में से जो आते हैं, इसी टॉपिक में से ये सारे पोइट्स हैं, इसी के पोइट्री आती हैं। तो हम इस टॉपिक को इन टोटल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक में से तो आप इजीली आंसर कर पाओ। ओके, पहले हम समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है भक्ति और सूफिज्म का, ठीक है। देखो भक्ति का सिंपल मीनिंग है कि भगवान के प्रति आप पूरे दिल से डिवोशन में हो, ठीक है, या उनसे प्यार प्रेम, भगवान की तरफ प्यार प्रेम, यही होती है भक्ति। हमने बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है। भक्ति सेंट्स जो है ना, उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए ना कास्ट मैटर करती है, ना रिचुअल्स, ना ही कोई प्रीस्ट की जरूरत होती है, ना कोई कास्ट। आप कौन से रिलीजन से हो, कौन सी कास्ट से हो, कौन सी क्लास से हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आपको बस अपने सच्चे दिल से भगवान के लिए डिवोशन चाहिए होता है, भक्ति भगवान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आपका दिल साफ है और आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम भक्ति कहते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ अब हम इसमें पढ़ेंगे सूफिज्म क्या होता है। देखो सूफिज्म इस्लाम की मिथिकल ट्रेडिशन है, ये इस्लाम से आता है बेसिकली। मिस्टिकल का मतलब क्या होता है, देखो मिस्टिकल का मतलब है भगवान को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना। जैसे कहते हैं ना भगवान साक्षात भगवान का नमन हो गया, मेरे सामने मुझे भगवान दिखे, ऐसे वाला जो होता है वो हम मिथिकल में मानते हैं, ठीक है। सूफी सेंट्स का मानना था कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता प्यार है, सेम जो भक्ति में भी था। उन्होंने कहा था कि प्रेयर मेडिटेशन म्यूजिक और पोइट्री के थ्रू वो अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी बाहरी रिचुअल्स और जो भी ये प्रथाएं करी जाती हैं ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है, अंदर से आप कैसे स्पिरिचुअल हो ना वो मैटर करता है। तो इसीलिए जो है भक्ति और सूफिज्म दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज मिली है हमें, ठीक है। दोनों में दिल से डिवोशन करना ज्यादा माना जाता है। आपकी कास्ट क्लास, आप कौन से रिचुअल कर रहे हो, कौन सा बलिदान कर रहे हो, ये सब नहीं मैटर करता। यही दोनों में सिमिलैरिटीज है। अब देखो अगर हम तुम जब क्वेश्चन आएगा कि क्या सिमिलैरिटीज है तो पहले तुम भक्ति और सूफिज्म समझाओगे, उसके बाद तुम ये सारी जो है सिमिलैरिटीज यहाँ पे दे रखी है वो समझाओगे। सबसे पहला है रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। दोनों मूवमेंट्स ने रिजिड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चैलेंज करा था। भक्ति पोइट्स कहते थे कि कास्ट सिस्टम और अननेसेसरी रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है। वहीं सूफी सेंट्स भी रिलीजियस लॉज के स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। वो नहीं मानते थे कि ऐसे करोगे तो भगवान मिल जाएगा या ये छोड़ दोगे तो भगवान मिल जाएगा। दोनों ने जो है, दोनों का फोकस था कि दिल की सच्चाई, दिल से आप कितने सच्चे हो वो मैटर करता है, ठीक है। फिर आता है यूज ऑफ वर्नाक्यूलर यानी कि कॉमन लैंग्वेज। उस टाइम पे एजुकेटेड लोग जो थे वो संस्कृत पर्शियन या फिर अरेबिक यूज करते थे,
लेकिन कॉमन लोगों ने इन लैंग्वेजेस को नहीं समझा था। इसीलिए भक्ति और सूफी पोइट्स ने लोकल लैंग्वेज यूज करी थी। जैसे कि कबीर जो थे उन्होंने हिंदी बोली थी, मीराबाई ने राजस्थानी और ब्रज, और खुसराओ ने हिंदवी। इससे ऑर्डिनरी पीपल भी टीचिंग को समझ पाते थे, तो उन्होंने कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज करी थी, बहुत कॉमन लैंग्वेजेस यूज करी थी। ये पॉइंट जरूर लिख कर आना पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ डिवाइन लव एज ह्यूमन लव, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भक्ति और सूफी पोइट्री में गॉड को बिलवड माना जाता था और डिवोटी को उनका लवर, ठीक है। जैसे एक लवर अपने बिलवड को पाने के लिए तड़पता है, वैसे ही सोल जो है गॉड से मिलने के लिए तड़पती है। तो पोइट्री में एक बहुत ज्यादा ना लॉन्गिंग का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन का, यूनियन के, ये सारे इमोशंस जो है इसमें दिखते हैं। यहीं से जो है डिवाइन लव का कॉन्सेप्ट आया है कि भगवान के प्रति आपको इतना सच्चा प्यार है, तो आप जैसे किसी से प्यार करते हो तो उससे उससे मिलने के लिए तड़पना, उसके लिए आस लगाना, ये सब होता है, ठीक है, भगवान वाले में भी। इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, दोनों मूवमेंट ने इक्वालिटी प्रमोट करी थी। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इसको कुछ नहीं समझा था, वो नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भगवान के सामने सारे इक्वल हैं। इसी वजह से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने सोसाइटी को बहुत डेमोक्रेटिक बनाया था, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन एक आता है आपका कंसेप्ट ऑफ मैड लवर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो जरूरी है ये। मैड लवर क्या होता है? देखो शिशिर कुमार दास के अकॉर्डिंग भक्ति और सूफी पोइट्री में ना बार बार एक इमेज आती है, एक इमेज हमें दिखाने की कोशिश करी जाती है पोइट्री के थ्रू, दैट इज मैड लवर की इमेज। अब यहाँ मैड का मतलब पागल नहीं है, मैड का मतलब है इतना ज्यादा डिवाइन लव में डूब जाना कि दुनिया की बाकी चीजें हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ऐसे डिवोटी सिर्फ गॉड के बारे में ही सोचते हैं, उनको सोसाइटी क्या बोल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनका जो पूरा फोकस है वो भगवान से मिलने पर होता है, उस यूनियन पे होता है। तो ये होती है एक तरह स्पिरिचुअल मैडनेस। तो मैड लवर को यहाँ पागल वो नहीं माना गया, यहाँ पे माना गया कि आप स्पिरिचुअली पूरे दिमाग से भगवान की तरफ डिवोट हो चुके हो, ओके। एग्जाम में मैड लवर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, तो आप इसका ध्यान रखोगे। इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। एक तो मीराबाई वाला आ जाता है, मीराबाई कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने रॉयल लाइफ तक अपनी छोड़ दी थी। पहला, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं करी थी, इसलिए काफी ज्यादा नाम जोड़ा जाता है। फिर आता है अक्का महादेवी का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्का महादेवी ने भी वर्ल्डली लाइफ को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने शिव जी की डिवोशन में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी। ये सारे एग्जाम्पल लिखने पेपर में जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर आता है लाल डेड। लाल डेड ने भी ट्रेडिशनल सोशल एक्सपेक्टेशन को रिजेक्ट किया था और उनकी पोइट्री स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करती थी। तो ये सारे जो है आपके मैड लवर के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स वगैरह देखें जो आपको याद रखने हैं, एक तो मीराबाई का याद रखना है, कृष्ण जी की थी। फिर कबीर का याद रखना है, कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज की जो ऑर्थोडॉक्स चीजें होती थी उनको चैलेंज करा था। फिर अक्का महादेवी शिव जी की इंटेंस डिवोटी थी। लाल डेढ़ आपके कश्मीरी मिस्टिक पोइट में आ जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम सूफी की बात करें तो सूफी में अमीर खुसरो, इन्होंने इंडियन कल्चर और पर्शियन कल्चर को कनेक्ट करने वाले पोइट हैं ये, ठीक है। फिर इसमें रूमी भी आते हैं, वर्ल्ड के सबसे फेमस सूफी पोइट्स में से एक है। इन्होंने डिवाइन लव पर इनकी सारी पोइट्री बेस्ड थी, ठीक है। अब देखो जो हमने एक और क्वेश्चन देखा था काफी वाला, देखो व्हाट इज काफी, एक्सप्लेन काफी एज अ फॉर्म ऑफ सूफी पोइट्री। ये काफी बार हमने देखा है तो हम इसी पे पढ़ेंगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट है ये। काफी जो है सूफी पोइट्री के एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है, ठीक है। ये मोस्टली पंजाबी और सिंधी ट्रेडिशंस में मिलती है हमें। इसकी लैंग्वेज वगैरह बहुत सिंपल होती है और इसमें भी, इस पोइट्री में भी जो है सारी थीम डिवाइन लव, सेपरेशन, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, ये सारी थीम। देखो जो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं ना, डिवाइन लव, सेपरेशन, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स होते हैं एक तरह, ठीक है। तो काफी इसको गाया भी जाता था, इसी वजह से कॉमन लोगों तक सूफी टीचिंग आसानी से पहुंच पाई थी। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं तो जितनी भी सूफी गाए जाती हैं चीजें, जैसे रॉकस्टार मूवी की बहुत फेमस गाना है, वो एक तरह इसी का एग्जाम्पल है कि वो है तो भगवान के प्रति, पर वो उसको गाने की तरह ऐसे गाया गया, इसलिए कॉमन लोगों तक इतना ज्यादा वो पहुंचा, ठीक है। ऐसी खुसराओ की गजल, अमीर खुसराओ की गजल बहुत फेमस है। उनके पोइट्री में पर्शियन और हिंदवी दोनों कल्चर का कॉम्बिनेशन मिलता था और थीम वही रहती थी, लव, डिवोशन, लॉन्गिंग, सेम, ठीक है। खुसराओ की पोइट्री कल्चरल हार्मनी को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स को कनेक्ट करने में, ठीक है। अब हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भक्ति मूवमेंट के क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही। भक्ति मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज करा था सबसे पहले। भक्ति सेंट्स ने कहा था कि भगवान के सामने सब इक्वल है, तो कास्ट वगैरह मैटर नहीं करती।
इक्वालिटी प्रमोट करी थी, यानी कि पुअर रिच अपर कास्ट लोअर कास्ट सब इक्वल थे, ठीक है। इन्होंने रिलीजन को पर्सनल बनाया था, यानी कि रिलीजन को रिचुअल से नहीं निकालकर, रिचुअल से अलग हटाकर आप लोगों की पर्सनल डिवोशन क्या है उस पर बेस करा था। और साथ ही साथ विमेन को वॉइस दी थी, जैसे कि मीराबाई जैसे एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते थे। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है सारा भक्ति एंड सूफी पे होगा। इसका क्वेश्चन कंपलसरी आएगा एक, ओके। फिर से अगर हम रिवाइज करें तो देखो, भक्ति पर्सनल डिवोशन टू गॉड है, सूफिज्म लव बेस्ड है अल्लाह की तरफ। दोनों की सिमिलैरिटीज बहुत ईजी है, मैड लवर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। भक्ति पोइट्स के नाम याद रखना, और ये सूफी पोइट्स के भी, और काफी जो सूफी डिवोशनल पोइट्री का फॉर्म है, और भक्ति मूवमेंट में क्या क्या हुआ था ये सब, ठीक है। देखो वीडियो लंबी जा सकती है, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स आएगा 6-7 हैं, तो हम 2-2 करके सारे पढ़ लेंगे। अभी के लिए हमने पहला वाला टॉपिक कवर कर लिए, अब हम दूसरे पे आते हैं, दैट इज दलित लिटरेचर। इस पे भी कॉमन देखो क्वेश्चन आता ही आता है। अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये पेपर में आ रखा है सिमिलैरिटी बिटवीन भक्ति एंड सूफी पोएट्री, है ना। तो ऐसी जो है दलित, इन मोस्ट दलित पोएट्री द टोन एंड लैंग्वेज इज डायरेक्ट अनफिल्टर्ड हार्ड हिटिंग डिस्कस, टोन पे बात करी गई है। तो ये क्वेश्चंस कॉमन है, इसलिए मैंने आपको फाइल में दिए हैं ये सारे, ठीक है। देखो, व्हाट डज अ स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर रिवील, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर। फिर ये क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा वो आ गया, हाउ डू वेरियस राइटर्स ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज इन दलित एक्सपीरियंस, write a short note on B.R. Ambedkar's contribution to the Dalit movement, why was the protest of Chokhamela and Bansod considered inadequate in the later phases of the Dalit movement। ये सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं और हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि दलित वर्ड का मीनिंग क्या है। दलित का लिटरल मीनिंग होता है ब्रोकन, ओप्रेस्ड या फिर डाउन ट्रोडन। ये आपको वर्ड्स जो है ना ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है। दलित का लिटरल मीनिंग है ये बेसिकली वो लोग हैं जो सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का शिकार है, इन्हें बहुत लोअर क्लास माना जाता है, ठीक है। दलित लिटरेचर उन लोगों की कहानी है जो सदियों तक कास्ट सिस्टम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आए हैं, और ये लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा गया। इसका बेसिक पर्पस था कि कैसे इन लोगों को ये बताना चाहते थे अपनी स्टोरी, इनजस्टिस की स्टोरी हो गई, इक्वालिटी डिमांड करने की स्टोरी, और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करने की, ठीक है। तो बेसिकली दलित लिटरेचर जो है वो वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड पीपल कहा जाता है उसे, ठीक है। अब देखो दलित लिटरेचर क्या रिवील करती है सोसाइटी के बारे में, हम ये देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है डायरेक्ट, ठीक है, व्हाट डज द स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर रिवील। तो दलित लिटरेचर हमें इंडियन सोसाइटी की वो रियलिटी दिखाता है जो अक्सर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा टॉपिक अनटचेबिलिटी का आता है इसमें, ठीक है। दलित को टच करना भी पाप माना जाता है, अभी भी ये सब आता है, अभी भी ये सब चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। टेम्पल एंट्री बैन, इनको टेम्पल्स में अलाउड नहीं करा जाता, इनको एजुकेशन से दूर रखा जाता है, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, सोशल ह्यूमिलेशन इंसल्ट की तरह इनको यूज करा जाता है, ठीक है। तो दलित राइटर्स ने इन सब एक्सपीरियंस को ऑनेस्टली जो है अपनी राइटिंग्स में दिखाया था, ठीक है। अगर हम इसके एस्थेटिक्स की बात करें, एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, हमने देखा था। देखो सबसे पहले समझते हैं एस्थेटिक्स क्या होता है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है लिटरेरी स्टाइल या ब्यूटी, यानी कि लिटरेचर के थ्रू आप कैसे समझ पा रहे हो चीजें, कैसे वो लिखी हुई हैं। दलित लिटरेचर की ब्यूटी ट्रेडिशनल लिटरेचर से अलग थी जो पुराने टाइम में लिखी जाती थी। कैसे, देखो सबसे पहले इसकी डायरेक्ट एंड अनफिल्टर्ड लैंग्वेज थी। देखो दलित राइटर्स ने ना फैंसी लैंग्वेज कभी नहीं यूज करी थी, क्योंकि वो बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, तो जो लैंग्वेज वो कॉमनली यूज करते थे उन्होंने वही यूज करी थी। इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, बहुत स्ट्रांग थी और बहुत हार्ड हिटिंग होती थी। क्यों? क्योंकि उनका एम रियलिटी दिखाना था, चीजों को डेकोरेट करना नहीं था। तो तुम लोग याद रखोगे क्या कि ट्रूथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी। वो सच चीजें दिखाते थे, उनको ये मतलब नहीं था कि हमारी लैंग्वेज कैसे लिखी जा रही है, ये सब नहीं, सच, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल एक्सप्रेशन था, यानी कि बहुत सारी दलित राइटिंग पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती थी। राइटर अपनी लाइफ के इंसिडेंट बताता था, लेकिन वो सिर्फ उसकी पर्सनल स्टोरी नहीं होती थी, वो पूरी कम्युनिटी जो फेस कर रही है चीजें वो लिखता था, ठीक है। कम्युनिटी वॉइस सेम, नॉर्मल लिटरेचर में सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस होता है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा जा रहा था। एंगर एज अ एस्थेटिक टूल, देखो नॉर्मली लिटरेचर में एंगर को नेगेटिव माना जाता है, लेकिन दलित लिटरेचर में एंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एंगर है जो इनजस्टिस को दिखाता है, इनजस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए हमें एक तरह उत्सुक करता था लोगों को, और सोसाइटी को चैलेंज करता था। साथ ही साथ इक्वालिटी की डिमांड भी इसी के बेसिस पे थी, ओके।
अब अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज देखें दलित लिटरेचर में, तो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग दलित कम्युनिटीज रहती थी और इन सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती थी, स्टेट भी अलग हो सकता था, लेकिन एक्सपीरियंस सबके सेम थे। क्या एक्सपीरियंस थे? वही, टेम्पल से दूर रखना, एजुकेशन नहीं देना, गरीबी बहुत थी, ह्यूमिलिएट करा जाता था इन्हें पब्लिकली, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते थे और इनको ऐसे ऑक्यूपेशन करने पड़ते थे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, जैसे कि वॉशिंग द डेड बॉडीज, और डेड बॉडीज के साथ जो भी काम होता था वो सारे दलित कम्युनिटीज ही करते थे। ओके, इसी वजह से दलित लिटरेचर में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई थी। सबकी स्टेट्स अलग थी, कम्युनिटीज अलग थी, लेकिन सब चीजें एक साथ फेस करते थे ये लोग। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जो आपको याद रखने हैं, पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले है चोखमेला। चोखमेला 14th सेंचुरी के दलित भक्ति पोइट थे। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का पेन अपनी पोइट्री में दिखाया था, लेकिन इनका प्रोटेस्ट जो था वो मेनली स्पिरिचुअल था। वो रिलीजन के अंदर एक्सेप्टेंस चाहते थे, यानी कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसके अंदर ही आते थे दलित, तो उसमें ये लोग अपना एक्सेप्टेंस चाहते थे। इस बात को इन्होंने रिप्रेजेंट करा था। फिर है बंसोडे। बंसोडे ने भी सोशल इनइक्वालिटीज को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने चेंज लाने की बात करी थी, लेकिन लेटर जो है दलित थिंकर्स को लगा कि उनका प्रोटेस्ट इनफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली कभी भी चैलेंज नहीं करा था। ओके, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बी आर अम्बेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए है क्योंकि अम्बेडकर जी ने दलित मूवमेंट को कंप्लीटली चेंज करा था। इन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट सिस्टम खुद प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम हटाओ। तो वो कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया नया, पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करा, साथ साथ बुद्धिज्म अडॉप्ट करने का मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट करा था। ओके, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे कि दया पवार। दया पवार ने दलित लाइफ की हार्श रियलिटीज को अपनी राइटिंग में दिखाया था। उन्होंने एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन, जो एवरीडे चीजें होती थी उनके साथ, वो दिखाई थी। ठीक है, फिर इसमें बामा भी आ जाते हैं। बामा दलित फेमिनिस्ट राइटर है। उन्होंने कास्ट और जेंडर दोनों इशू को साथ साथ हाईलाइट करा था। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन ये आते हैं, तो आप ध्यान रखोगे। एक और क्वेश्चन जो काफी बार हमें देखने को मिला ना, वो ये होता है कि चोखमेला और बंसोडे का प्रोटेस्ट इनएडिकेट क्यों माना गया था, कि इनको माना नहीं गया था कि इन्होंने दलित के लिए इतना फाइट करा। तो इसका आंसर सिंपल है, चोखमेला और बंसोडे दोनों रिफॉर्म चाहते थे, चेंज चाहते थे, लेकिन वो कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली खत्म नहीं करना चाहते थे। कभी भी उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी थी। अम्बेडकर ने करी थी। वो कहते थे कि रिफॉर्म्स काफी नहीं है, चेंज लाना काफी नहीं है, हमें कास्ट सिस्टम को रूट से खत्म करना पड़ेगा। तो इसी वजह से लेटर दलित मूवमेंट ने अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अपनाया था, ना कि चोखमेला और बंसोडे। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, इंपॉर्टेंस देखें दलित लिटरेचर का, तो ये देखो दलित लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रुथ को सामने लाती है, सोसाइटी के जो मार्जिनल कम्युनिटीज है उनको वॉइस देती है, साथ ही साथ इक्वालिटी प्रमोट करती है और सोशल चेंज लाने की बात करती है। ऑलराइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी देखो क्वेश्चन आता ही आता है। दलित पोएट्री, द टोन एंड लैंग्वेज इज डायरेक्ट, अनफिल्टर्ड एंड हार्ड हिटिंग। मैंने अभी जो बताया, क्योंकि वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं सोसाइटी की, इसलिए। ओके, तो यही सब है, हमने 2 टॉपिक मेन डिस्कस करे हैं। आगे टॉपिक बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर हम देखें कितने टॉपिक्स हैं आपके, तो इन टोटल इस पीडीएफ में मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। 8 टॉपिक्स हैं। अभी इस वीडियो में हम 2 ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि क्या आपको चीजें समझ आ रही है और क्या आप ऐसे ही पढ़ना चाहोगे या मैं कोई डिफरेंट चीज फॉलो करूं। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके नहीं होएगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर लिख कर दूं, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे को ऐसा लगता है ये तरीका बेटर है, बट अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको चाहिए इसका सेकंड पार्ट आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।